तो gentlemen, वेलकम बैक फॉर द थर्ड एंड द लास्ट सेशन। काइंडली मुझे कंफर्मेशन दे दें मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक। जी, इजाज, अरसान साहब, जी मेरी आ आवाज। रही है सर। चलें, ठीक है। हम अब निकल रहे हैं अपनी प्रीवियस असेस करने के बाद, ढूंढने के बाद, उस बीमारी को, उसकी जड़ को पकड़ने के बाद हम आगे आगे हैं मैनेजमेंट के ऊपर। मतलब हाउ वी हैव टू नाउ मैनेज थिंग्स के जब हमने उस बीमारी की जड़ को पकड़ लिया, क्योंकि उसको जड़ को पकड़ना ही तो जरूरी नहीं है, उसका ट्रीटमेंट भी तो करना है, उसका इलाज भी तो करना है। तो जब हम इलाज करने की बात करते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, पार्ट ऑफ दी दैट ओवरऑल प्रोसेस। तो जब हम इलाज की बात करते हैं तो इसको जब हम स्पेसिफिक हेल्थ एंड सेफ्टी टर्म में कंट्रोल मेजर्स की टर्म यूज करते हैं। तो कंट्रोल मेजर्स के बारे में प्रोफेशनली या हेल्थ एंड सेफ्टी की जो नॉलेज है उसके अंदर कहा जाता है कि आपका कंट्रोल मेजर जो है वो एक तो होना चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ मनी, टाइम एंड ट्रबल के इन बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो कंट्रोल मेजर आपने सजेस्ट किया है उसके लिए जाहिर है कोई ना कोई बजट लगेगा, पैसे लगेंगे। वो उस रिस्क के लेवल को बैलेंस कर रहा है कि नहीं। मतलब रिस्क अगर मीडियम लेवल का है लेकिन कंट्रोल मेजर आप हाई लेवल वाला जो है ना वहाँ पे प्रपोज कर रहे हैं, तो पैसे ज्यादा लगेंगे ना आपके, तो वो तो आपको फायदा नहीं देगा ना। मतलब जो बैलेंस ही नहीं किया आपने उसको, या फिर मतलब उसके लिए उस कंट्रोल मेजर के प्लेस होने के लिए जो टाइम लगना है, ठीक है ना, वही इतना ज्यादा है कि जब तक वो रिस्क वहां पे कोई हादसा बन जाएगा तो आप जो है ना वो मतलब आपकी उस कंट्रोल मेजर का क्या फायदा रह जाएगा, ठीक है ना। या उससे ट्रबल तो नहीं क्रिएट हो रही इट्स। मतलब ऐसा भी होता है ना कि मतलब आप मिसाल इसकी देता हूँ कि ये जैसे मतलब है कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि जिनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है ना, और बहुत बड़े डेंजरस साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो जो ट्रीटमेंट होती है बेसिकली उसके साथ उसको बैलेंस किया जाता है कि क्या वो ट्रीटमेंट करना उस मेडिसिन से ज्यादा जरूरी है और उसके साइड इफेक्ट्स को बर्दाश्त किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। मतलब अगर साइड इफेक्ट, इसकी एक आम मिसाल है, मतलब ये जैसे कैंसर की डिजीज के लिए केमियोथेरेपी होती है, ठीक है ना, एक स्पेसिफिक जो है वो टेक्निक है केमियोथेरेपी की। अब केमियोथेरेपी जब की जाती है तो उसमें क्या होता है कि बाल भी गिर जाते हैं, ठीक है, और इस तरह की साइड इफेक्ट्स आते हैं, जल्द आपकी खराब हो जाती है। मतलब इस तरह की मतलब अब आप ये देखते हैं कि लेवल ऑफ कैंसर किसी बंदे का इस स्टेज पे है कि अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाता तो खुदा ना खास्ता उसकी डेथ हो सकती है। तो उसमें फिर उसको बैलेंस किया जाता है उस साइड इफेक्ट के साथ। वो देखा जाता है कि यार इसकी जान बच जाए, बाकी अगर बाल गिर गए हैं, अगर गिर गए हैं तो फिर वो दोबारा आ जाएंगे, या इवन नहीं भी आए तो खैर है। मतलब है कि कम से कम जिंदगी तो महफूज रहे ना। तो इसलिए मतलब आप रिस्क को जब मैनेज करते हैं ना तो ये तीन चीजों को हमेशा ध्यान में रखते हैं, तब वो बैलेंसिंग एक्ट ऑफ कंट्रोल मेजर्स होता है कि मनी को भी ध्यान में रखते हैं कि उस प्रपोज जो आपने जो रिस्क कंट्रोल मेजर प्रपोज किया है उसके ऊपर जो पैसे लगने हैं उनका उस रिस्क के लेवल के साथ बैलेंस बन रहा है या नहीं बन रहा। तो ये भी, और टाइम और ट्रबल, इसको ध्यान में रख के आप मैनेजमेंट करते हैं। एनेबलिंग वर्क एक्टिविटीज एज पार्ट ऑफ द प्रोपोर्शनेट रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब ये आप अपनी एक रूटीन का हिस्सा बनाते हैं कि आप अपनी जब रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करते हैं तो इन तीन चीजों को हमेशा ध्यान में रखते हैं जब भी आप प्रपोजल्स देते हैं कंट्रोल मेजर्स की। कंट्रोल मेजर को मतलब इन बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है एक मैनेजर के लिए। ये बैलेंसिंग एक्ट शुरू में इतना नहीं बताया जाता, मतलब लोअर लेवल पे इतना नहीं इसके ऊपर फोकस किया जाता, लेकिन मैनेजरियल लेवल पे क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक लेवल होता है जिसमें आपने पॉलिसीज बनानी होती है, प्रोसीजर्स बनाने होते हैं, तो उसमें इन चीजों को हाईलाइट करना बहुत जरूरी होता है कि आपके अगर जूनियर ने रिस्क असेसमेंट की है, ठीक है ना, तो वहाँ पे कंट्रोल में उसने सजेस्ट किया है तो आपको पता होना चाहिए कि ये बैलेंसिंग एक्ट है या नहीं है, ठीक है ना। आप उसको अपने उस एनालिसिस से फिर देखेंगे अपने नॉलेज की बेस के ऊपर कि उसने जो रिस्क कंट्रोल आपको प्रपोज किया है ये लेवल ऑफ रिस्क के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर लेवल ऑफ रिस्क हाई है तो उसने प्रपोज लो लेवल का कंट्रोल मेजर कर दिया, तब भी गलत है, क्योंकि फिर उसका तो बेनिफिट ही नहीं होगा ना आपको।
तो इसलिए ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है इसको हमेशा ज़हन में रख के आप करते हैं। अच्छा जी, टाइप ऑफ रिस्क की रिस्क असेसमेंट्स की बात कर लें अगर हम, तो यूजली दो टाइप्स हैं, वो अमूमन हमारे यहाँ परफॉर्म की जाती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। इसका इसके अंदर क्या फर्क होता है कि एक जो होती है क्वालिटेटिव, जो होती है वो जजमेंटल बेस होती है, ठीक है ना। मतलब आप उसमें, जैसे मैंने आपको बरसात की मिसाल दी थी ना, कि बरसात में आप सिर्फ जजमेंट कर रहे थे, आपने बादल देखे, आपने कहा कि जी इसमें रिस्क लेवल लो लेवल है, मतलब ना होने के बराबर है, क्योंकि बरसात का चांस नहीं है। लेकिन जब आपके हल्के बादल आए आसमान पे, तो उसमें मीडियम, उसमें आपने उसको क्वालिटेटिव वर्ड मीडियम दे दिया, ठीक है ना। और अगर ज्यादा बादल है, डार्क है, तो इसका मतलब है कि वो रिस्क लेवल हाई है। उसमें आपने उसको मतलब जो एक टर्म दे दी कि लेवल ऑफ रिस्क इज हाई, मतलब उसमें आपने कोई वर्ड दे दिया, उसको क्वालिटेटिवली उसको जज किया, ना कि किसी डिजिट के साथ या क्वांटिटेटिव तरीके से। लेकिन जो क्वांटिटेटिव मेथड होता है दूसरा, जिसको हम कहते हैं, उसमें हम लाइक्लीहुड को और सिविरिटी को किसी न किसी डिजिट के साथ डिनोट करते हैं, मतलब उसका एक मैट्रिक्स बनाते हैं, जिसमें हम उसको लेवल ऑफ रिस्क को कोई नंबरिंग देते हैं। इसी तरह उसकी लाइक्लीहुड को भी नंबरिंग देते हैं, और उसको एक्स एक्सिस पे रख लेते हैं या वाई एक्सिस पे रख लेते हैं। और इसी तरह उसकी सिविरिटी को भी नंबरिंग देते हैं, ठीक है ना। वो नंबर आप अपनी मर्जी से कोई भी दे लें, 1 2 3 4 नंबर दे लें। एज द लाइक्लीहुड इंक्रीजेस द नंबर इंक्रीजेस। अक्सर आपने देखा होगा वो जो रिस्क मैट्रिक्स होते हैं, 3 लेवल के भी होते हैं, 5 लेवल के भी होते हैं, 10 लेवल के भी होते हैं रिस्क मैट्रिक्सेस, जिनके जरिए हम रिस्क को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। मतलब एक साइड पे हम उसकी लाइक्लीहुड, जिसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, वो डिनोट करते हैं। अब वो नंबर आप 2 4 6 8 10 रख लें, आप 5 10 15 20 रख लें, आप XYZ रख लें, आप, वो डिपेंड अपॉन यू। अमूमी तौर पे यही होता है कि मतलब 1 2 3 4 रखा जाता है, कि 1 से स्टार्ट करके फिर जो जो लाइक्लीहुड दाएं साइड पे बढ़ रही होती है, वो नंबर बढ़ रहा होता है। इसी तरह अगर आपने सिविरिटी जो है वो वाई एक्सिस पे ली है, तो जो जो आपकी जो सिविरिटी है डाउन से अपवर्ड बढ़ रही होती है, तो वो नंबर भी इंक्रीज हो रहा होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 इस तरह ऊपर जा रहा होता है। तो फिर एंड पे आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि एंड रिजल्ट उसका क्या है, कि लेवल ऑफ रिस्क किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है, क्या वो लो पे है, मीडियम पे है, या हाई पे है, डिपेंडिंग अपॉन द कैलकुलेशन ऑफ दोज टू क्वांटिटीज, मतलब आपकी जो लाइक्लीहुड है मल्टीप्लाई बाय सिविरिटी है। तो इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव मेथड। ज्यादातर ये जो हमारे लेवल पे यूज होता है, मतलब है कि जो HRO टाइप की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके यहाँ क्वालिटेटिव असेसमेंट ज्यादा परफॉर्म होती हैं, क्योंकि उनके पास जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिफाइड होते हैं, उनकी जजमेंट बड़ी बड़ी, मतलब है कि बड़ी क्लियर होती है उनकी जो जजमेंट्स होती हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ जो हमारे लेवल पे, मतलब इस मैनेजरियल लेवल पे अभी उस तरह की हाई लेवल की मतलब जजमेंट डेवलप नहीं हो पाती, यानी लेवल वो हाई लेवल है ना, मतलब। तो उस वक्त उस यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटेटिव मेथड जो है उसको हम यूज करते हैं, मतलब जिसमें हम स्पेसिफिक डिजिट दे देते हैं, उसको कोई नंबरिंग दे देते हैं, ताकि हमें आसानी हो कि हम उसको कैलकुलेट कर सकें, ठीक है जी। हाउ टू एंगेज वर्कर्स एट ऑल लेवल्स इन द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, ये मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीछे भी डिस्कस हुआ है कि वर्कर्स को आपने कंसल्ट करना है, फ्रंट लाइन वर्कर अपनी रिस्क असेसमेंट, इवन ये रिस्क असेसमेंट की बात नहीं हो रही, रिस्क मैनेजमेंट की बात हो रही है, यानी कंट्रोल मेजर्स की बात हो रही है। असेसमेंट में भी आपने उसको एंगेज करना है, और मैनेजमेंट के दौरान में भी, ठीक है ना। ये जो रिस्क मैनेजमेंट का जो प्रोसेस जब आप स्टार्ट करेंगे, यानी जब कंट्रोल मेजर आप सजेस्ट करेंगे, तो उसमें भी आप अपने वर्कर्स की कंसल्टेशन करेंगे। मतलब अगर वर्कर्स को कोई आपने सजेस्ट किया है, कहीं हेजिडियस एक्टिविटी आपने ऑब्जर्व किया है, उसका रिस्क लेवल आपने डिटरमिन किया है, और आप ये चाह रहे हैं कि इस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे कोई PPE लाया जाए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लाया जाए वहाँ पे, तो आप वर्कर्स के साथ कंसल्ट करेंगे कि मतलब किस साइज का मतलब है कि PPE उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा, किस क्वालिटी का बेहतर होगा। क्वालिटी तो ऑब्वियसली आपने स्टैंडर्ड फॉलो करना होगा, कोई ना कोई वहाँ पे स्टैंडर्ड होगा, लेकिन ऑब्वियसली फिटनेस तो उन वर्कर्स की होनी है ना जिन्होंने पहनना है। मतलब आपने मिसाल के तौर पे यूनिफॉर्म बनवानी है अपने वर्कर्स की, ठीक है ना। अब यूनिफॉर्म आप जनरल उनके जो है ना वो ले आते हैं, मतलब उनके जो
ट्राउजर्स हैं और ये जो टी शर्ट्स हैं, आप एक मतलब एक स्टैंडर्ड साइज की लिए आते हैं सारे, ठीक है ना। अब उनको पूरी नहीं आती, क्या उससे मतलब आप क्या मतलब आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा ऑब्वियसली, मतलब वर्कर्स नहीं पहनेंगे उसको। लेकिन अगर आप उनके साथ कंसल्टेशन करेंगे, उनके जो मेजरमेंट है प्रॉपर लेके उनके मुताबिक अगर आप वो चीज मंगवा लेंगे, तो वो वर्कर खुशी से पहनेंगे भी। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट में भी वर्कर का रोल है, और रिस्क असेसमेंट में भी बड़ा क्लिदी रोल होता है वर्कर का, फ्रंट लाइन वर्कर जो खासकर आपके होते हैं। अच्छा, ये एक टर्म इसमें यूज हुई है, डायनामिक रिस्क असेसमेंट। एक तो होती है नॉर्मल रिस्क असेसमेंट जो हम अपनी यूजुअल रूटीन में करते हैं, और अमूमन जो नॉर्मल जो रिस्क असेसमेंट होती है उनका ड्यूरेशन बाज का बड़ा लंबा होता है। मतलब बाज का पॉलिसी होती है कंपनी की जो कि 1 साल के लिए ये रिस्क असेसमेंट, बाज का जो हाई हेजेरियस प्लांट होते हैं या इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें 6 महीने का भी टाइम होता है, 3 महीने के बाद मंथली भी रिस्क असेसमेंट रिव्यू होती है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन यूजुअली मैंने देखा है अमूमी तौर पे कि अमूमी तौर पे कंपनीज जो है इसी को फॉलो करती हैं, उनकी पॉलिसी में चीज मेंशन होती है कि साल के बाद हम इसको रिव्यू करेंगे, या फिर कोई स्पेशल सिचुएशन जो है वो अराइज हो जाती है, तब हम इसको जो है रिव्यू करेंगे। लेकिन ये जो डायनामिक रिस्क असेसमेंट होती है, ये उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मतलब परफॉर्म होती है जहाँ पे तेजी से चेंजेस हो रही होती हैं। मतलब कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, पूरा स्टाफ चेंज हो गया है, पूरा प्लांट ही चेंज हो गया है, नई नई मतलब है कि नया प्लांट लगा दिया आपने। मतलब जहाँ पे तेजी से उसके अंदर चेंजेस हो रही होती है, खासकर अगर आप इनको देखिए चाइनीज को, ठीक है ना। ये चाइनीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये डायनामिक रिस्क असेसमेंट का बहुत ज्यादा मतलब है कि वो है, रुझान है, ठीक है ना। इनके मतलब हाँ तेजी से चेंजेस हो रही होती है, मतलब है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, ओवरऑल मतलब है कि सिचुएशन चेंज हो जाती है, स्टाफ चेंज हो जाता है, इस तरह की बहुत सारी चेंजेस तेजी से आ रही होती हैं। तो उनमें ये डायनामिक रिस्क असेसमेंट परफॉर्म होती है। फॉर्मूला इसका वही होता है जो हमारी नॉर्मल रिस्क असेसमेंट्स का होता है। मतलब उसी में इसमें भी हम हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उस हैजर्ड के बाद फिर उसकी रिस्क लेवल को असेस करते हैं, उसकी कैलकुलेशन करते हैं, उसको अवेलुएट करते हैं, एंड देन फाइनली प्रपोज करते हैं उसके लिए कोई रिस्क कंट्रोल मेजर। और जब हम रिस्क कंट्रोल मेजर प्रपोज करते हैं, तो वो प्रोपोर्शनैलिटी वाला जो फॉर्मूला है वो हमारे जेहन में होना चाहिए कि मतलब वो बैलेंस होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी, टाइम एंड ट्रबल, ठीक है, जो आपका जो भी कंट्रोल मेजर आप प्लेस करें। तो ये अमूमी तौर पे मतलब हमारे यहाँ इसका ज्यादा रुझान नहीं है अभी, ये डायनामिक्स का। लेकिन ये कि जो बहुत ज्यादा मोर एडवांस कंट्रीज हैं वहाँ पे ये डायनामिक्स रिस्क असेसमेंट परफॉर्म होती है। द लिंक बिटवीन द आउटकम ऑफ द रिस्क असेसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द risk control, yeah, the aim of the risk management procedure is to establish risk control appropriate to the dangerous being examined। की वही बात है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि जो आप कंट्रोल मेजर अप्लाई करेंगे, सजेस्ट करेंगे, उनको बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना। और अपने मतलब है कि इफेक्ट के साथ द रिस्क असेसमेंट शुड evaluate the range of the control measure in terms of viability and effectiveness to provide a basis for selection or rejection of each control measure। ठीक है, आपका कंट्रोल मेजर जो है वो मतलब जो आप प्रपोज कर रहे हैं वो वायबल भी है, मतलब इफेक्टिव भी है कि नहीं है। मतलब आपने कंट्रोल मेजर सजेस्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ योर जेनेरिक नॉलेज, एक जनरल नॉलेज है आपके पास, बस उसकी बेस के ऊपर आपने असेस किया जी के मतलब वर्क एट हाइट की रिस्क असेसमेंट आपने की मिसाल के तौर पे, थोड़े अगर आप कम एक्सपीरियंस्ड है, आपने देखा कि जी वो उसके डंडे टूटे हुए हैं, ठीक है, 2-3 नीचे से उसकी बेस टूटी हुई है, ऊपर से आप कहते हैं जी कि ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसको हटाओ और इसकी जगह पे नया स्कैफोल्ड जो है वो लेते हैं, ठीक है ना। अब वो नया स्कैफोल्ड जो है उसका आना, ठीक है ना, और आपका जो लेवल ऑफ रिस्क है, मतलब वो अगर एक डंडा उसका टूटा हुआ है, तो क्या वो एक डंडे के टूटने से वो पूरा स्कैफोल्ड गिर जाएगा? क्या आपने उसको असेस किया है कि क्या इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये गिर जाएगा? ठीक है ना, अगर तो वो गिर जाएगा उस एक डंडे के टूटने की वजह से, तो फिर तो आप उस बैलेंस करेंगे उस अपने एक्ट को, मतलब फिर आपकी जस्टिफिकेशन होगी। अदरवाइज मतलब अगर आप उसके ऊपर पूरा एक जो है वो कहते हैं जी कि नया जो है वो स्कैफोल्ड यहाँ पे लाया जाए, तो वो मेरा ख्याल है लॉजिकल नहीं होगा। उसके ऊपर कोई भी मैनेजमेंट आपको मतलब है कि शायद आपसे एग्री न करे। तो अब उसमें बैलेंसिंग क्या है? बैलेंसिंग ये है कि अगर उसका एक डंडा टूटा हुआ है तो उसको रिपेयर करवा लें, ठीक है ना। अगर उसके मतलब उसका जो
हाँ, अगर बिल्कुल ही वायलेट हुआ हुआ है, वो स्टैंडर्ड ही फॉलो नहीं हुआ हुआ उसमें, तो फिर तो आपके पास चॉइस ही नहीं है, फिर आप उसको कोट कर सकते हैं ना कि जी ये स्टैंडर्ड था, इसके मुताबिक ये स्कैफोल्ड होना चाहिए था, ये नहीं हुआ। अब इसका मतलब है कि ये स्टैंडर्ड की वायलेशन है, दैट मींस इट शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम देयर इमीडिएट बेसिस पे, ठीक है ना। उस सूरत में आप जस्टिफाई करते हैं। लेकिन अगर आप मतलब है कि उसकी एक जो है वो प्लैंक टूटा हुआ है, या एक साइड पे जो है ना उसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, या कोई और इस तरह की कोई उसमें नॉर्मल प्रॉब्लम है, तो उसको आप एट दैट टाइम जो कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करेंगे, तो उसमें मतलब आप उसकी रिमूवल या एलिमिनेशन को सजेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप उसकी रिपेयर अपनी रिकमेंडेशन में लिख सकते हैं कि आप उसको रिपेयर करवा लें, या मतलब एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के तौर पे जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं वो पर्सनल फॉल और रेस्ट सिस्टम लाजमी पहने, उसकी सुपरविजन हो, ठीक है। अगर कोई नेग्लेक्ट करे तो उसकी कोई मतलब होनी चाहिए, मतलब पूछगिछ होनी चाहिए। तो इस तरह के कंट्रोल मेजर जब आप अप्लाई करेंगे जो कि बैलेंस्ड होंगे, आपके प्रोपोर्शनल टू रिस्क होंगे, तो वो ही प्रोफेशनल जो है ना वो एक अप्रोच समझी जाती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ योर कंट्रोल मेजर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरस्टैंड करना है अच्छी तरह कि कौन से फैक्टर होते हैं जो आप जब आप चॉइस करते हैं किसी कंट्रोल मेजर्स को, तो वो उसके ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे द नंबर ऑफ द पीपल प्रोटेक्टेड बाय द रिस्क कंट्रोल मेजर, जब आप रिस्क कंट्रोल अप्लाई करते हैं या सजेस्ट करते हैं, तो आपने ये देखना है कि इससे कितने लोग इस रिस्क से जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं। अगर ज्यादा हो रहे हैं तो डेफिनेटली रिस्क कंट्रोल आपको लाजमी करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कंट्रोल्स, कि मतलब अगर कोई आप अप्लाई कर रहे हैं कंट्रोल, क्या वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म जाहिर है मतलब है कि उसके अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए है, तो उसके लेवल जो रिस्क ऑफ लेवल है उसके लिए वो सूट करते हैं, लॉन्ग टर्म सूट करते हैं या शॉर्ट टर्म सूट करते हैं, ठीक है ना। तो ये फैक्टर्स आपके डिसीजन के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। एप्लीकेबिलिटी के आपका जो कंट्रोल मेजर है कितना एप्लीकेबल है वहां पे, मतलब आप उसको वहां पे कर भी सकते हैं कि नहीं। मिसाल के तौर पे आपने कहा जी कि मतलब कहीं पे वेल्डिंग एक्टिविटी है, हेजेरियस है, उसमें रिस्क लेवल हाई है, आपने सजेस्ट किया है कि इसको बैरिकेड किया जाए, बैरिकेशन की जाए, ठीक है ना। ये कंट्रोल मेजर आपने सजेस्ट कर दिया, मिसाल दे रहा हूँ। तो अब आपने ये देखना है कि वो वहां पे इतनी जगह मौजूद है जिसके अंदर उसको बैरिकेड किया जा सके, या कि वो किसी एक कोने में हो रहा है जहां पे कोई इर्द गिर्द कोई जगह ही नहीं है उनके ऊपर वो मतलब है कि बैरिकेशन की जा सके। तो एप्लीकेबल कितना है, अगर तो वो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको कंट्रोल में एप्लीकेबल ही नहीं हो सकता, तो आप उसको ऑल टुगेदर एलिमिनेट करें उस हैजर्ड को वहां से। मतलब आप उसको अलाउ ही नहीं कर सकते उस जगह पे वेल्डिंग करें जहाँ पे आपका कंट्रोल मेजर एप्लीकेबल, और कंट्रोल मेजर की जरूरत भी है लेकिन एप्लीकेबल नहीं है, तो आप उसको एलिमिनेट करेंगे। प्रैक्टिकेबिलिटी का भी फैक्टर इफेक्ट होता है कि आपका कंट्रोल मेजर कितना प्रैक्टिकेबल है, मतलब कितनी अफादियत है उसकी, कितनी फिजिकली मतलब है कि वो आपको फायदा दे रहा है, ठीक है ना। प्रैक्टिकेबल भी है, मतलब उसकी प्रैक्टिकलिटी भी है, तो मतलब अगर आपने फर्ज करो कि हीटेड एरिया है मिसाल के तौर पे, वहां पे बहुत ज्यादा हीट है, तो आपने दो चार पेडिस्टल फैन लगा दिए हवा देने के लिए लोगों को, तो आप समझ रहे हैं कि ये इससे हीट का फैक्टर कंट्रोल हो जाएगा। क्या ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन है? नो। प्रैक्टिकल सोल्यूशन आपको उसको बैलेंस करने का, लेवल ऑफ रिस्क को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है ना। वहां पे मतलब है कि या तो आप अगर कोई हाई लेवल का रिस्क है मतलब, तो आप उस टाइम और ड्यूरेशन को जिसमें हीट अपने हाई लेवल पे होती है उसमें आप ब्रेक दे दें अपने वर्कर्स को, उनको मतलब है कि आप रेस्ट दे दें कुछ टाइम के लिए, ठीक है ना। वो ज्यादा प्रैक्टिकेबल है ना, बजाय इसके कि आप उनको मतलब है कि दो चार एग्जॉस्ट फैन लगा के दे दें, जैसे हमारे यहाँ तो यही होता है ना। मतलब है कि एक खाता पूरा किया जाता है कि यार ठीक है बस ये चीज हो गई है, कंट्रोल हो गया, बस काफी है। तो प्रैक्टिकेबिलिटी का फैक्टर, प्रोपोर्शनैलिटी, इसको मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि टाइम, मनी और वो जो आपका ट्रबल है, इसको फैक्टर इन करने के बाद आप अपना रिस्क कंट्रोल मेजर सजेस्ट करते हैं। मेंटेनेंस का फैक्टर भी इफेक्ट होता है कि आपकी कंट्रोल मेजर्स की जो है उसकी मेंटेनेंस की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। आपको कंट्रोल मेजर का उसकी मेंटेनेंस की भी तो जरूरत होगी ना, मतलब आपने तो ब्रीदिंग apparatus मंगवा लिया, ठीक है, मतलब कोई पीपी है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है,
अब या और कोई जरूरत पर्सनल प्रोटेक्टिव तो उसकी तो मेंटेनेंस का भी तो एक्सक्यूजर होगा ना, जो आपके पीपीज का जो प्रोग्राम होगा उसके अंदर आपने उसका लिखा होगा कि इसकी अगर तो मेंटेनेंस उसकी नॉर्मल है, मतलब है कि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है मेंटेनेंस की, कोई हाई कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं या कुछ कंट्रोल पे है जिसकी मेंटेनेंस के लिए बड़े हाई क्वालिफाइड बंदे चाहिए, आपके बंदे उधर है ही नहीं, तो क्या वो कंट्रोल में आपके इफेक्टिव होगा जिसकी मेंटेनेंस ही नहीं आप करवा सकते। इस चीज को भी ध्यान रखना होता है। इफेक्टिवनेस ऑब्वियसली ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब आप कंट्रोल मेजर प्लेस करें तो उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, कितना वो काम करता है, कॉम्पिटेंसीज ऑफ दी पर्सनल। और ये इफेक्टिव भी होता है कि कुछ लोग होते हैं अगर मतलब है कि कोई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का कंट्रोल मेजर आपने सजेस्ट किया है लेकिन उसको यूज करने की नॉलेज ही नहीं है आपके वर्कर्स के पास, मतलब स्काबा मंगवा लिया आपने सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग ऑपरेटर्स, उसको पहनना ही नहीं आता आपके वर्कर को, कॉम्पिटेंसीज ही नहीं है, तो क्या फायदा होगा उसका। उसके लिए पहले जो है वो ट्रेनिंग दी जानी चाहिए वर्कर्स को। इसी तरह इसका फोल्ड है या कोई और मतलब वेरिएशन है या मतलब है कि और जो भी कंट्रोल मेजर्स आप सजेस्ट करते हैं तो उसमें आप ये भी चेक करते हैं कि क्या हमारे वर्कर्स की कॉम्पिटेंसी है, मतलब उनके पास नॉलेज, उनके पास एक्सपीरियंस, उनके पास जो सॉफ्ट स्किल है वो इसकी मौजूद है या नहीं। अगर नहीं है तो वो आप प्रोवाइड करेंगे उनको, ठीक है। कॉस्ट का फैक्टर ऑलरेडी प्रोपोर्शनैलिटी में कवर हो चुका है। लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स जब आप कंट्रोल मेजर्स सजेस्ट करते हैं तो ये भी देखते हैं कि उसकी लीगल एप्लीकेबिलिटी कितनी है, क्या वो कोई मतलब है कि कंट्री में कोई कंट्री वाइड आपका कोई लॉ है, कोई स्टैंडर्ड है जिसके अंदर वो लाजमी है कंट्रोल मेजर, ठीक है ना, या फिर वो लाजमी नहीं है। अगर तो लाजमी है तो फिर वो आपके पास दूसरी चॉइस नहीं है कि उस कंट्रोल मेजर को, उस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए वो आप अप्लाई करें। उसमें फिर कॉस्ट फिर देखी भी नहीं जाती, कंपनीज भी देखती भी नहीं है, डॉक्टर्स जो होते हैं टॉप मैनेजमेंट उनको अपनी फिक्र पड़ी होती है यार अगर हमने गवर्नमेंट का कोई लाभ जो है वो उसको वायलेट कर लिया तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी, इसलिए फिर वो उसको अरेंज करते हैं। तो जब आप इन फैक्टर्स को डिटरमिन करेंगे तो फिर जब आप अपनी प्रपोजल बनाएंगे वो एक सॉलिड प्रपोजल होगी। ट्रेनिंग नीड्स रेलेवेंट टू द परफॉर्म कंट्रोल्स, मतलब आप जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बास कंट्रोल मेजर्स ऐसी होते हैं जिनकी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, मतलब कोई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है या इवन इंजीनियरिंग कंट्रोल है, कोई मॉडिफिकेशन किया आपने, कोई प्रोटेक्टिव गार्ड लगाया आपने अपनी मशीन के ऊपर उसके हैजर्ड को कंट्रोल करने के लिए, उसके रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, तो वो गार्ड जो है वो जो मशीन ऑपरेटर है उसको प्लेस ही नहीं करना आता, या जब उसको हटाने की जरूरत है उसको हटाना ही नहीं आता, या आपने उसको ट्रेन नहीं किया, बताया नहीं, तो वो तो फिर मतलब है उसके लिए तो वो रिस्क कंट्रोल जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा ना। काम तो उसने करना है वर्कर ने, आपने तो नहीं करना। आपने तो मतलब है कि ठीक है आपने बड़ी अच्छा काम किया, असेस कर लिया, रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके लिए कंट्रोल मेजर भी अप्लाई कर दिया, गार्ड भी लगा दिया, लेकिन आप ट्रेनिंग देना भूल गए, ठीक है ना, जो कि उसका पार्ट है उस ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट का। ट्रेनिंग देना भूल गए उस वर्कर को जिसने वहां पे काम करना है, तो क्या फिर भी हादसा हो सकता है वहां पे, लाइकलीहुड एंड इन दैट केस विल रिमेन हाई। आपकी कोशिश के बावजूद, आपका खर्चा करने के बावजूद लेवल ऑफ रिस्क मेन हाई रहेगा, क्योंकि आपने अपने रिसोर्स को कॉम्पिटेंट नहीं किया, उसको ट्रेनिंग नहीं दी। Organizational arrangement for implementing and maintaining an effective risk assessment program। ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स बहुत सारे होते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ ए रिस्पॉन्सिबल कॉम्पिटेंट स्टाफ टू कंडक्ट रिस्क असेसमेंट, कि ऑर्गेनाइजेशन जब असाइन करती है रिस्क असेसमेंट के लिए तो जो स्टाफ होता है कॉम्पिटेंट होना चाहिए, रिस्क असेसमेंट का एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए। अरेंजमेंट इन प्लेस फॉर ट्रेनिंग टू इंश्योर कॉम्पिटेंसी ऑफ द रिस्क असेसर्स, ठीक है ना। और इसके बावजूद भी उनकी मजीद ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि उनका कॉम्पिटेंस लेवल जो है रिस्क असेसर जो है वो मेंटेन रहे। सेटिंग टाइम फ्रेम फॉर कंडक्ट एंड रिव्यू ऑफ द रिस्क असेसमेंट, कितने टाइम में वो रिस्क असेसमेंट कंप्लीट होनी है और उसको रिव्यू कब होना है ये भी डिटरमिन करना है ऑर्गेनाइजेशन ने। डेवलप एंड इम्प्लीमेंट रोबस्ट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एक मतलब एक बड़ा इफेक्टिव किस्म का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अडॉप्ट करें अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप देखें जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल होता है ना, कुछ स्मॉल बिजनेसेस होती हैं, कुछ मीडियम एंटरप्राइजेज होती हैं, कुछ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है या ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब उनका जो प्रोसीजर्स होता है वो डिफरेंट होता है।
अब आप लार्ज स्केल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रोसीजर आप मीडियम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो वहाँ पे प्रॉपर काम नहीं करेगा। इसी तरह अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क असेसमेंट का प्रोसीजर आप वहाँ पे लार्ज स्केल पे अप्लाई करेंगे तो भी वहाँ पे वो इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ योर बिजनेस आपको वहाँ पे रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करनी होती है। कम्युनिकेशन अरेंजमेंट्स टू शेयर फाइंडिंग्स विद कंसर्न पार्टीज एज वेल एज अदर बिजनेस यूनिट्स विद कॉमन एक्टिविटीज एंड रिस्क। जब आप मतलब है कि रिस्क असेसमेंट कर लेते हैं, पूरी डिटेल रिपोर्ट बना लेते हैं, तमाम रिस्क को आइडेंटिफाई करके उनके लेवल को इवेलुएट करके और उनके कंट्रोल मेजर को सजेस्ट भी कर देते हैं, किसकी जिम्मेदारी है उसको दुरुस्त करने की, वो भी आप वहाँ पे लिख देते हैं अपनी फाइंडिंग्स के अंदर। तो अब आपने उस रिपोर्ट को शेयर भी करना है अपने अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। उसको कैसे कम्युनिकेट करना है, क्या आपने फिजिकल हार्ड कॉपी जमा करानी है, क्या आपने ईमेल के थ्रू उनको शेयर करना है, क्या आपने सिर्फ उसकी एग्जेक्टिव समरी शेयर करनी है या पूरी डिटेल शेयर करनी है। तो ये कम्युनिकेशन का अरेंजमेंट बिफोर स्टार्ट ऑफ द रिस्क असेसमेंट डिटरमिन कर लिया जाता है। कंसल्टेशन अरेंजमेंट्स विद वर्कर्स, ऑब्वियसली रिस्क असेसमेंट और ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और ऑर्गेनाइजेशन ये अरेंज करती है कि कंसल्टेशन ऑफ द वर्कर प्रोसीजर वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। ठीक है, अरेंजमेंट फॉर सिस्टम्स टू बी इन प्लेस फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द फाइंडिंग्स। ऑब्वियसली जब रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट बनती है तो उसके अंदर रिकॉर्डिंग भी होती है, रिपोर्टिंग भी होती है, उसके बगैर ये आपका प्रोसीजर ही कंप्लीट नहीं होता है। सुटेबल एंड सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट की टर्म अमूमन यूज होती है, अक्सर एग्जाम के अंदर ये वर्ड आता है कि ये क्या है, ये सुटेबल एंड सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट। द रिस्क असेसमेंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ द रिस्क। ठीक है, कि सुटेबल और सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट वो रिस्क असेसमेंट होती है जिसमें आप एक सफिशिएंट तरीके से, मतलब एक अप्रोप्रिएट तरीके से जो लेवल ऑफ रिस्क है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, अगर लेवल ऑफ रिस्क एक्चुअली जो है वो हाई है लेकिन अगर आपने उसकी इवेलुएशन सही नहीं की, उसका एनालिसिस सही नहीं किया और अपनी रिपोर्ट पे आपने उसको मीडियम लिख दिया जबकि एक्चुअली वो हाई है, तो वो रिस्क असेसमेंट सफिशिएंट सुटेबल नहीं होगी। ठीक है, या अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक से ज्यादा रिस्क है, मतलब एक हैजरियस एक्टिविटी है इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी का एक ही रिस्क आपने डिटरमाइन किया मिसाल के तौर पे, अब उसके अंदर और भी रिस्क मौजूद है। मसलन अब एक तो उसमें ये है कि वो जो केबल्स हैं आपकी वो डिस्प्रोपोर्शनेट इधर उधर बिखरी पड़ी है, वो जो ट्रेलिंग केबल्स हैं उनके साथ ट्रिपिंग हो सकती है, उसमें फॉल हो सकते हैं। देखिए अब ये इसका इलेक्ट्रिसिटी के साथ कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन वही इलेक्ट्रिसिटी की केबल्स ही ये रिस्क जनरेट कर रही है ना, हैजर्ड जनरेट कर रही है ये ट्रिपिंग का। तो ये आपने डिटरमिन नहीं किया, आपने सिर्फ ये डिटरमिन किया है जी कि वो मतलब कहीं पे उसकी इंसुलेशन उसकी हटी हुई है, तो आप कहते हैं जी कि यहाँ पे करंट लगने का बहुत ज्यादा खतरा है, किसी भी वर्कर को अगर एक्सपोज होता है इस एरिया में जहाँ पे मतलब है उसकी इंसुलेशन हटी हुई है, जोड़ लगे हुए हैं, तो वहां पे मतलब है कि लेवल ऑफ रिस्क हाई है। लेकिन अगर वो तारें बिखरी पड़ी हैं, ट्रिपिंग हो सकती है, तो उसमें आप कहते हैं जी कि ये लेवल ये रिस्क है ही नहीं, तो वो सुटेबल सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट नहीं होगी। सुटेबल सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट वही होती है जो प्रोपोर्शनेट टू लेवल ऑफ रिस्क होती है, जितना रिस्क का लेवल होता है उसको एज इट इज डिटरमिन करना ही एक सफिशिएंट। और ये जो सुटेबल और सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट होती है ना, ये किसी थ्योरी से नहीं आती। मैं आपको बताऊं कि मैं तो काफी सालों से पढ़ा हूँ, ये कभी भी ये थ्योरी से आपको नहीं आएगी जब तक आप इसको प्रैक्टिकली करते नहीं रहेंगे, बार बार रिस्क असेसमेंट्स नहीं करेंगे। ये नॉलेज ये नॉलेज बेस्ड नहीं होती, नॉलेज से तो आपको करने का तरीका आता है ना। ये बेसिकली सुटेबल एंड सफिशिएंट जो है वो एक्सपीरियंस बेस्ड असेसमेंट होती है। ठीक है ना, और वो तभी होती है जब आपका एक्सपीरियंस का लेवल बढ़ जाता है। ये रिस्क असेसमेंट प्रोसेस मतलब आपको ऑलरेडी मतलब है कि जो जनरली हमें पता है 5 स्टेप्स का, लेकिन जब हम रिस्क प्रोफाइलिंग की बात करते हैं हाई लेवल पे तो इसमें द लॉ डज नॉट एक्सपेक्ट ऑर्गेनाइजेशन टू एलिमिनेट ऑल रिस्क। ठीक है, लॉ हमें ये नहीं कहता कि हम वहाँ पे जो है ना मशीनें बन के जो हर चीज़ जो है ना उसकी हम एक एक चीज़ को मतलब है कि अब देखें अगर रिस्क को आप प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे, बैलेंस नहीं करेंगे,
तो वहां पे काम करना भी मुश्किल हो जाएगा। आप मसलन मिसाल के तौर पे अगर आप कोई मशीन शोर पैदा कर रही है, आप कहते हैं जी कि इसके अंदर रिस्क है, ये मतलब है कि नॉइस का लेवल है हाई है, इसको हटाओ यहाँ से मशीन को, वो भी हटा दें। आप कहते हैं जी कि वेल्डिंग हो रही है, वहाँ पे वेल्डिंग की एक्टिविटी जो है hazardous है, इससे लोगों की जान जा सकती है, रिस्क है, इसको भी हटाओ यहाँ से। आपका प्लांट काम कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, इसको भी हटाओ यहाँ से, उसको भी हटाओ, उसको भी हटाओ। तो फिर काम कैसे होगा? ठीक है ना, काम रोकना आपका काम नहीं है, आपका काम को सपोर्ट करना है, सेफ बनाना है। उसके अंदर प्रोपोर्शनैलिटी का फैक्टर जो है उसको डिटरमिन करना है कि रिस्क का लेवल जो है उसको हम कैसे लो कर सकते हैं अगर वो हाई है। ठीक है, जब लो रिस्क आ जाता है तो वो एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क होता है, उसके अंदर आप काम कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे अगर आप गाड़ी में देखें ना, गाड़ियों में लोग रोज सफर करते हैं, तो गाड़ी के अंदर एक्सीडेंट का रिस्क तो हर वक्त मौजूद होता है ना। ये मतलब वैसे ट्रैवल करना तो हेजिडियस एक्टिविटी है ना, और रिस्क तो हर वक्त पे पता तो नहीं होता कब खुदा ना हादसा हो जाए। तो क्या लोग गाड़ियों में सफर करना छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो एक मतलब कोशिश करते हैं कि यार ऐसी गाड़ी में सफर करें जो ज्यादा स्टेबल हो, ज्यादा महफूज हो, ज्यादा बेहतर हो, अच्छे रोड पे सफर करें, अच्छे ड्राइवर्स हों वहाँ पे। मतलब तो इस तरह हम अब उस लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। मतलब इनहेरेंट रिस्क हर चीज के अंदर मौजूद होता है। ठीक है जी? तो ये बेसिकली प्रोसेस है रिस्क का कि हम इसको प्रोपोर्शनेट करते हैं। एक्सेप्टेबिलिटी और टॉलरेबिलिटी का लेवल जो है रिस्क का क्या, वेदर रिस्क इज एक्सेप्टेबल और नॉट इज बेस्ड ऑन लीगल रिक्वायरमेंट्स, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑन इंटरनल स्टैंडर्ड्स। मतलब अब हम देखें ना, जैसे हमने कहा कि कोई जो रिस्क का लेवल जिसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जी ठीक है इसके अंदर रिस्क मौजूद है, लेकिन अब ये हमने काम करना है इसलिए, तो उसको जो एक्सेप्टेबिलिटी हमने प्रोवाइड करनी है वो किस तरह करनी है कि अगर लीगल रिक्वायरमेंट की वायलेशन नहीं है तो वो एक्सेप्टेबल रिस्क है। अगर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स कोई बने हुए हैं और उसकी कोई वायलेशन नहीं है तो तब भी वो एक्सेप्टेबल लेवल पे है। एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑन स्टैंडर्ड्स, अगर अपने आपने कोई प्रोसीजर बनाया हुआ है जिसमें आपने ये देखा है कि जी जो इस लेवल ऑफ इस हैबिट से ये वाला लेवल ऑफ रिस्क जो है वो जनरेट हो रहा है, अगर कोई इंटरनल स्टैंडर्ड मौजूद है, अगर उसकी वायलेशन हो रही है तो फिर वो टॉलरेबल नहीं है, फिर मतलब है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अगर वो आपकी इंटरनल स्टैंडर्ड की भी वायलेशन नहीं कर रहा, आपकी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की भी वायलेशन नहीं कर रहा, लीगल स्टैंडर्ड की वायलेशन भी नहीं हो रही, लेकिन ऑब्वियसली रिस्क का लेवल मौजूद है वहां पे, तो आप उसको एक्सेप्टेबल कर सकते हैं, उसके अंदर रह के आप काम कर सकते हैं। एज लो एज इज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, बड़ी मशहूर टर्म है जो यूज होती है हमारे बैलेंसिंग करने के लिए लेवल ऑफ रिस्क को, और उसके अगेंस्ट जो हम कंट्रोल मेजर्स जो है वो अडॉप्ट करते हैं। अलाव मीन्स दैट द लेवल ऑफ द रिस्क हैज बीन बैलेंस्ड अगेंस्ट द रिसोर्सेज, टाइम, मनी एंड पावर necessary to combat the risk. Positive action is taken unless the cost of the action is grossly disproportionate to the risk. मतलब है कि अगेन यहाँ पे एक्सपर्ट आपको यही कह रहे हैं, यही बता रहे हैं कि जब आप रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करते हैं, लेवल ऑफ रिस्क डिटरमिन कर लेते हैं, कंट्रोल मेजर आप लगाने के लिए जब रिकमेंड करते हैं, तो आपने ये टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज को, इसकी प्रोपोर्शनैलिटी को, कॉस्ट इफेक्ट जो एनालिसिस होते हैं उसको परफॉर्म करने के बाद ही आपने उसको कंट्रोल मेजर सजेस्ट करना है। अगर आप मसलन आपके यहाँ कोई मतलब आपका प्लांट है, उसमें रिस्क है फायर का, मतलब फायर रिलेटेड काम हो रहे हैं वहाँ पे, आग लगने के, मतलब आग से निकल का काम हो रहे हैं वहाँ पे, फाउंड्रीज हैं, बर्निंग हो रही है, मतलब तो आप क्या उसको ये मतलब रिस्क लेवल भी हाई है, तो आप क्या करेंगे कि इस प्लांट को बंद कर रहे होगा? प्लांट बंद नहीं होगा कभी भी। इसलिए कि आपका काम प्लांट बंद करना नहीं है, आपका काम उस रिस्क को कंट्रोल करना है इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड मैन पावर, उसको बैलेंस करना है। आपने ये देखना है कि मतलब वो जो आग वहाँ पे जल रही है उससे जाहिर है कोई ना कोई प्रोडक्टिविटी हो रही है ना, कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कोई काम हो रहा है वहाँ पे। ठीक है ना, तो आप उसको अगर खत्म करेंगे वो तो फिर रिस्क तो ऑल टुगेदर, हैजर्ड ही खत्म हो गया तो रिस्क तो ऑलरेडी खत्म हो गया। ठीक है ना, लेकिन आपने उसको मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं कर सकते आप कभी भी, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसकी मनोवरिंग करके, उसकी असेसमेंट करके आप उसको
ब्रेन डाउन कर सकते हैं। मतलब अगर वो हाई लेवल पे है तो उसको कोई इफेक्टिव कंट्रोल में प्लेस करके फिर आप ये कोशिश कर सकते हैं कि यार अगर आग जल रही है, अगर आपके वर्कर किसी प्रोसेस की वजह से उस आग के करीब तक चले जाते हैं जहाँ पे हीट बहुत ज्यादा है, तो आप कोई ऑटोमेटेड सिस्टम वहाँ पे प्रपोज कर सकते हैं कि हमारे वर्कर्स को इस लिमिट तक ना जाना पड़े जहाँ पे उनको बहुत ज्यादा हीट इफेक्ट कर सकती है। ठीक है ना। ये आप प्रपोजल कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप कहें कि नहीं पूरा प्लांट यहाँ से उठाओ, वो वाला पॉसिबल नहीं होगा। रिस्क गिविंग राइज टू सोसाइटल कंसर्न्स। ठीक है जी। सोसाइटी तो यही कहती है जी कि मतलब है कि आप रिस्क जैसे ही मतलब जनरेट हो, आप ऑल टुगेदर उनको खत्म करें। उसके अगेंस्ट तो मतलब है कि आपको फौरी तौर पे जो है वो एक भी अगर कोई लॉस होता है तो आपको उस रिस्क को खत्म करना जरूरी होता है। लेकिन जो हेल्थ सेफ्टी की तालीम है, इसमें प्रोपोर्शनैलिटी को देखा जाता है कि मतलब कौन सा रिस्क किस लेवल पे है, कि वहाँ पे उसको मतलब कुछ जैसे मैंने आपको बताया इनहेरिट रिस्क जो होते हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है, उनके अंदर रह के काम किया जाता है और उनको कंट्रोल कर लिया जाता है ताकि मतलब उससे ज्यादा नुकसान ना हो। लेकिन अगर आपके वो एक चीज आपके बस में ही नहीं है, मतलब आपको एक चीज का नॉलेज ही नहीं है, लेकिन जो नॉलेज को भी नेग्लिजेंस में कंसिडर किया जाएगा कि अगर आप फर्ज करें आपकी क्या केमिकल ऐसा यूज कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसकी वजह से आपके वर्कर्स को नुकसान हो सकता है या रिस्क हो सकता है, तो आपका काम था उसके जो सेफ्टी डेटा शीट है उसके अंदर मतलब जो भी डिटेल मेंशन है अपने वर्कर्स को इन्फॉर्म करना, ये आपका भी एम्प्लॉयर में रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आपकी नेग्लिजेंस आएगी। ठीक है ना। तो सोसाइटी तो मतलब है कि मॉरली तो आपको हर तरफ से प्रेशर आता है कि जी वर्कर को सुई भी नहीं चुभनी चाहिए वहां पे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता ना, मतलब वहां पे वर्क इन्वायरमेंट्स के अंदर हैजियस एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती हैं, उन्हीं को ही आपने कंट्रोल करना होता है, उन्हीं को ही असेस करना होता है और उन्हीं के अंदर रह के आपने काम करना होता है। ठीक है जी। रिस्क मैनेजमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेनली जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क प्रोफाइलिंग होती है जिसको हम रिस्क असेसमेंट कहते हैं। ठीक है। और ये हर ऑर्गेनाइजेशन की नॉर्मल चीजें हैं, ये मतलब है कि इतनी ज्यादा इसके ऊपर टाइम लगाने की मेरा ख्याल है जरूरत नहीं है। हेल्थ एंड सेफ्टी एंड द बिजनेस एजेंडा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है जी। HSE guidance in HSG 65 managing for health and safety states that managing health and safety risk is a part of managing the wider business risks। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका बिजनेस रिस्क होते हैं मतलब वो आपके हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क की तरह ही होते हैं। मतलब वो जितने आपके बिजनेसेस के रिस्क होते हैं, अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी के रिस्क को भी ही उतनी ही इंपॉर्टेंस देंगे आपके बिजनेस के अंदर, तब आप अपनी बिजनेस को कामयाब कर सकते हैं। अगर एक बिजनेस रिस्क आपको पता है ना कि बिजनेस रिस्क मुख्तलिफ फाइनेंशियल रिस्क हो सकते हैं, मुख्तलिफ जो है वो रेगुलेटरी रिस्क हो सकते हैं, बिजनेस को फाइनेंशियल रिस्क हो सकते हैं कि आपके बिजनेस को पैसा आना बंद हो गया, आपके बिजनेस के शेयर होल्डर्स थे वो करप्ट हो गए हैं, मिसाल के तौर पे वो बिजनेस रिस्क होते हैं। लेकिन अमूमी तौर पे बिजनेस जो होते हैं ना वो बिजनेस रिस्क को ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। अगर आपका मतलब प्रॉफिट कम हो गया है, ठीक है ना, तो आप उसके ऊपर लग जाएंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि यार वर्कर्स को अगर आप पहले 12 घंटे काम करवाते आप उनको 24-24 घंटे काम करवा रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि आप प्रॉफिट थोड़े से प्रॉफिट को अचीव करने के लिए वर्कर्स की जिंदगियों को दांव पे लगा रहे हैं, उनकी हेल्थ को खराब कर रहे हैं। मतलब आप हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क तो भूल गए हैं लेकिन अपने बिजनेस रिस्क के ऊपर लग गए हैं। ऐसा नहीं है। जबकि ये जो हेल्थ सेफ्टी HSC जो यूके की एनफोर्समेंट एजेंसी है उनकी गाइड बुक है 65, वो कहती है कि आप इसको अपने बिजनेस रिस्क को जिस तरह ट्रीट करते हैं आप हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क को भी वैसे ही ट्रीट करेंगे। ठीक है। इंटीग्रेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क इनटू द मेन बिजनेस रिस्क, ये वही बात है कि मतलब तब जब आप उनको इंटीग्रेट कर लेंगे अपने प्रोसेस के साथ। मसलन अगर आपने ये देखना है कि अपनी अपने जो बिजनेस रिस्क है, आपका प्रॉफिट लूज हुआ है या कम हुआ है तो आपके उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो इसी तरह अगर हेल्थ एंड सेफ्टी का कोई रिस्क मौजूद है वहाँ पे
तो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है बेसिकली आपके प्रॉफिट के अंदर रिडक्शन हुई जो है। क्योंकि अगर आपके वर्कर्स बीमार हो रहे हैं, हादसा का शिकार हो रहे हैं, डीमोराइल हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं, आपके जो ट्रेड वर्कर हैं वो कम हो रहे हैं, छोड़ छोड़ के जा रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन, टर्नओवर बहुत ज्यादा है आपका,